हेलो बच्चों, कैसे हैं? कैसे हो सब लोग? बढ़िया हैं? हाँ सर, हम बिल्कुल बढ़िया हैं। आप कैसे हैं? सर भी बिल्कुल बढ़िया हैं और बिल्कुल सर भी इंजॉय कर रहे हैं। आई होप सो कि आप भी सब इंजॉय कर रहे हो और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही हो। आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी चल रही हो ऐसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। बच्चों से सिर्फ क्या करी जा सकती है? उम्मीद। मुझे पता है आप सबको बहुत काम होते हैं दुनिया भर में पढ़ाई को छोड़कर, तो आप वो सारे काम प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे, साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 5, है ना? हम पढ़ रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2023। तो आज लेक्चर नंबर 5 में हम जो स्टडी करेंगे, हमारा जो कल का पार्ट बाकी था उस वाले पार्ट को स्टडी करेंगे जिसका नाम है रोलिंग। भाई अपने आप में बहुत बड़ा है वैसे तो रोलिंग, है ना? रोलिंग या कहोगे कंबाइन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। कंबाइन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। देखो पहले हमने क्या पढ़ा है कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर और एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स क्या होता है। फिर हम रोटेशन पर गए, फिर हमने रोटेशनल मोशन पढ़ी जिसमें प्योर रोटेशनल में हमने क्या पढ़ा, एंगुलर मोमेंटम क्या है, टॉर्क क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। बॉडी वहाँ पर कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रही थी, बॉडी अपनी जगह पर घूम रही थी। जब बॉडी अपनी जगह पर प्योरली घूम रही है तो उसको प्योर रोलिंग, प्योर रोटेशनल मोशन बोलते हैं। प्योर रोटेशनल, सिर्फ घूम रही है। पर अगर वो घूम भी रही है और आगे भी बढ़ रही है, इसको बोलते हैं रोलिंग। ये काम करता है आपकी लाइफ में। अगर आपने कभी व्हील को देखा हो, व्हील, व्हील वो डिटर्जेंट व्हील नहीं, व्हील गाड़ी के व्हील्स, पहिए पहिए गाड़ी के जो पहिए होते हैं, गाड़ी के जो व्हील्स होते हैं, क्या वो रोलिंग कर रहे होते हैं? अरे सर रोलिंग कैसा? जब तेरी गाड़ी, तेरे पास एक कार है मान लो बढ़िया से अच्छी मर्सिडीज बेंज, और तू उस कार से चल रहा होगा, उसका व्हील घूम रहा होगा, साथ साथ आगे भी बढ़ रहा होगा। तो आगे बढ़ना मतलब ट्रांसलेशनल, घूमना मतलब रोटेशनल। यानी कि अब हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे जिसको हमने कहा कंबाइन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रोलिंग। जब कोई चीज रोल करती है, घूमती है, तो दो तरीके के मोशन कर रही होती है, रोटेशनल भी और ट्रांसलेशनल भी। तो आज इसके ऊपर हम स्टडी करेंगे ना। इसके कुछ प्रीवियस ईयर के जो बहुत सारे क्वेश्चंस आए गए हैं उन क्वेश्चंस को बनाएंगे। कॉन्सेप्ट आसान है, दोनों को एक साथ आपको अप्लाई करना है, दोनों रोटेशनल को ट्रांसलेशनल मोशन को एक साथ आपको अप्लाई करना है। इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा था, आपने एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ा, आपने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा, आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा, आपने इससे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशनल मोशन में पढ़ा, इसके पहले आपने इम्पल्स को पढ़ा। तो जो बातें आप ट्रांसलेशन मोशन में कर चुके थे वही बातें रोटेशनल में हमने कल आपको एक एनालॉजी के थ्रू समझाई थी, है ना? जैसे अगर बॉडी घूम रही है, बॉडी सिर्फ घूम रही है, उसके अंदर प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेट हो रही है। जैसे फैन, ये फैन जो यहाँ पर चल रहा है बेटा, प्योर रोटेट हो रहा है, कहीं जा तो नहीं रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन तो कर ही नहीं रहा, ट्रांसलेटरी मोशन तो कर ही नहीं रहा है, ये सिर्फ रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो ये प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोटेशनल का केस है। प्योर रोटेशनल मोशन में बॉडी अपनी जगह पर घूमती है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आपने काइनेटिक एनर्जी लीनियर में याद करो बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको रोटेशनल में कन्वर्ट करो, हाफ एम का रिप्लेसमेंट रोटेशनल में जाओगे तो किससे हो जाएगा? आई से। आई और वी स्क्वायर जो लीनियर में थी वहां पर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद एनी बॉडी which is rotate about any point with the angular speed omega and the moment of inertia is I. If the moment of inertia body is I, moment of inertia किसी बॉडी का I है और वो घूम रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उसके साथ एसोसिएट काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उसके साथ एसोसिएट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को
हम क्या बोलते हैं बेटा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv²। तो आ जाइए मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। इससे पहले जो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं, रोज की तरह वही बात फिर से आपको कह दूं कि देख के आया करिए बेटा। क्लास में सीधे आपको प्रकट नहीं हो जाना है, सीधा अच्छा सर ये नहीं। अगर आपने फंडामेंटल्स आपके क्लियर है तो आप देखिए, पर अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ कहाँ से आई है तो इससे प्रीवियस आपको जाना पड़ेगा। अरे सीरीज देखो यार पूरी, बीच में से मत देखो। फिल्म कैसे चलती, फिल्म को देखा, फिल्म को आप देखने चाहते हैं तो कब जाता है, अरे चलो जल्दी कि स्टार्ट नहीं हो जाए, 10 मिनट का फिल्म निकल नहीं जाए, वरना प्रिडिक्शन में ही टाइम चला जाता है कि इससे पहले क्या हुआ होगा, इससे पहले क्या किया होगा, इसने क्या किया होगा। तो जैसे आप कुछ फिल्म में लेट नहीं होते, फिल्म देखने जाओ और अगर आपको आधे घंटे बाद की फिल्म दिखाई जाए तो आपको समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। वैसे ही आपके साथ यहाँ पर भी हो सकता है। वो अलग बात है कि अगर आपने फिल्म को एक बार पहले से देखा हुआ है और जब आप दूसरी बार देखते हैं तो आप दूसरी बार कहीं से भी उसको स्टार्ट करके देख सकते हैं। आपने एक बार पूरी फिल्म देखी है, आप दूसरी बार उस फिल्म को कहीं से भी स्टार्ट करके देख सकते हैं। तो जिन्होंने एक बार ये सारा कुछ चीजें पढ़ा है, अगर वो इसको कहीं से भी स्टार्ट करेंगे तो उनको आ जाएगा। पर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सोचना भी मत ऐसा कि मुझे आ जाएगा। आप अंतर्यामी नहीं है, आप इसके पहले की फिल्म बना नहीं सकते ना, सोच ही सकते हैं। और आप जो सोचेंगे वो सही होगा ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है। हम बात करते हैं रोलिंग की, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है व्हील्स। गाड़ी के व्हील्स क्या करते हैं बेटा, देखो क्या करता है, व्हील घूम रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ये उसका एक्सल है। बेटा व्हील जब घूम रहा होगा तो क्या व्हील आगे भी बढ़ रहा होगा, आगे भी बढ़ रहा होगा। व्हील घूम रहा है तो इस पॉइंट को क्या ये पॉइंट आगे की तरफ भी मूव कर रहा होगा। सर इसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट मूव कर रहे होंगे, हाँ बेटा। पर व्हील जब घूमता है तो एक्चुअल में वो करता क्या है, देखो दो काम करता है, एक तो आगे बढ़ने का और एक घूमने का। जो घूमने का काम कर रहा है, अगर वो अपनी जगह पर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग। अगर आगे नहीं बढ़े और सिर्फ घूमे तो उसको बोलते हैं प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का, प्योर रोलिंग नहीं, प्योर रोटेशनल लिखना सही होगा। प्योर रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल। जैसे गाड़ी को मैंने स्टैंड पे आपने लगा दिया और गाड़ी के स्टार्ट करके आप व्हील को घुमा रहे हैं तो व्हील घूम रहा है, कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है, उसके अंदर सिर्फ रोलिंग हो रही है, वो उसके अंदर सिर्फ रोटेशन हो रहा है, घूम रहा है, ठीक। परंतु अगर उस गाड़ी के स्टैंड से हटा दिया जाए और उसको चलते हुए देखें, जैसे आप किसी भी बस को, बाइक को, ट्रेन को, बाइसिकल को, किसको भी देखते हैं, तो व्हील क्या कर रहा होता है, घूम तो रहा होता है, साथ साथ वो व्हील आगे भी बढ़ रहा होता है। अगर इस पॉइंट को कह दो ये पॉइंट ए है, तो क्या यहाँ पर ये पॉइंट ए जो है अब घूमता जाएगा तो क्या आगे भी बढ़ता जाएगा। सभी पॉइंट जाएंगे, सभी के लिए बताएंगे, पर क्या व्हील आगे भी बढ़ रहा है। अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर है प्योर ट्रांसलेशनल। अगर सिर्फ आगे बढ़ रहा होता है उसके अंदर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। ये तो हमने बहुत सारी बातें कर चुके हैं। प्योर ट्रांसलेशनल, आगे बढ़ना मतलब प्योर ट्रांसलेशनल, घूमना मतलब प्योर रोटेशनल। और जब ये दोनों एक साथ हो तो उसको बोलते हैं रोलिंग बेटा, उसको बोलते हैं रोलिंग। ये इसको बोलते हैं कंबाइंड, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। कंबाइन रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। यहाँ पर इस पॉइंट को जो मैं कहता हूँ, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ बेटा सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को मैं क्या कहता हूँ, सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को कहता हूँ कि सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ बढ़ रहा है। व्हील घूम रहा है तो बेटा व्हील के अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल होंगे ना, बहुत सारे पार्टिकल होंगे व्हील के अंदर। किसी भी समय उनकी वेलोसिटी कहीं पर भी हो सकती है। मान ले एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये इस समय इधर जा रहा होगा, ये इस समय इधर जा रहा होगा, ये इस समय इधर जा रहा होगा। अरे हो क्या रहा है, अलग अलग चल रहा है ना। ये पार्टिकल को पकड़, ये ऐसे, ये नीचे, ये नीचे, जबकि व्हील आगे जा रहा है, व्हील आगे जा रहा है। यानी कि एक वेलोसिटी है जो इसको आगे ले जा रही है और एक है जो घूम रही है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रहा होगा,
सेंटर ऑफ मास जिसके अबाउट ये सारे पार्टिकल घूम रहे हैं। एक्चुअल में रोटेशनल है क्या? रोटेशनल वो मोशन है जिसमें किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। किसी एक फिक्स पॉइंट के अबाउट सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वो रोटेशनल मोशन है। अलग अलग दूरी पर कर रहे होंगे वो बात अलग है, पर सबका पाथ तो सर्कुलर होगा। अच्छा, हाँ कि ना? अब ये आगे बढ़ रहा है तो मैं कहूँ कि यहाँ का पार्टिकल कहाँ है बच्चे? तो तुमने कहा सर आगे जा रहा है वीसीएम से। यहाँ का पार्टिकल तुमने कहा सर आगे जा रहा है वीसीएम से। पार्टिकल ही ले लो, यहाँ पर एक ले लो ए, इनको हटाओ। मैं 3 जगह पर आपको चारों जगह पर पार्टिकल बताता हूँ। 4 पोजीशन ले लो, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। यहाँ पर इधर की तरफ वेलोसिटी, यहाँ पे नीचे की तरफ, यहाँ पर ये पीछे की तरफ, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ। बाकी इधर ए पर आगे जा रहा होगा, बी आगे, सी आगे और डी ऐसे। सॉरी, डी भी कहाँ? आगे ऐसे। ये तो ट्रांसलेशनल है ना बेटा, आगे की तरफ तो जा ही रहे हैं सारे पॉइंट, घूम रहे हैं वो अलग बात है, आगे तो जा ही रहे हैं। तो सबके पास उतनी ही वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास है। ट्रांसलेशनल वाली, सेंटर ऑफ मास जिससे आगे जा रहा है सारे पॉइंट उसी से आगे जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास जिस वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा सारे पॉइंट उसी से जा रहे होंगे। पर जब मैंने ए पर देखा तो यहाँ पर एक वेलोसिटी ऐसी भी तो है रोटेशन वाली, जो उसको घुमा रही है, किससे? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अगर मैं इसकी रेडियस आर ले लूँ बेटा तो क्या इनको आर वी लिखूं? इसको मैं अगर रेडियस ले लूं इसकी जो वेलोसिटी है v, क्या इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखूं? यहां पर जो वेलोसिटी है v, क्या ये भी v इज इक्वल टू ओमेगा आर लिखूं? यहां पर v, क्या ये भी ओमेगा आर लिखूं? अरे ओमेगा आर वेलोसिटी से ये जो डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन है। जब कंबाइन मोशन होगी, ध्यान से सुनिए, जब कंबाइन मोशन होगी ए पॉइंट पर तो इसके पास वो वेलोसिटी तो होगी जो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के पास है, वीसीएम, आगे जा रहा होगा। पर वहीं पर इसके अंदर रोटेशन की वजह से भी तो एक वेलोसिटी होगी, क्या? ओमेगा आर। क्या एक वेलोसिटी ओमेगा आर भी होगी? बोल, मेरी बात समझ में आई? अरे ओमेगा आर भी तो होगी बेटा। इस पॉइंट पर देख, इस पॉइंट पर क्या हो रहा होगा सर? इस पॉइंट पर नीचे की तरफ एक वेलोसिटी है, कितनी? ओमेगा आर। पर ये आगे भी तो जा रहा है विथ वेलोसिटी ओमेगा सी वीसीएम। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रेस्पेक्ट में चीजों को देखेंगे तो क्या हमारे लिए आसान होगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है, वो घूम नहीं रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, सारे पार्टिकल उसके अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अगर मैं बाहर से देखूं ए पॉइंट को तो ए पॉइंट घूम भी रहा होगा और आगे भी बढ़ रहा होगा, उसको आगे वीसीएम बढ़ा रही होगी, उसको घुमा कौन रहा होगा? वी आर। अच्छा सर ये बात है, यहां पर आ जाइए सी पॉइंट पर। सी पर जरा देख, एक उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा आर इधर, और एक उसके पास लीनियर वेलोसिटी जो इधर जा रही है जो वीसीएम है। भाई सबके पास वीसीएम तो है ना, वीसीएम वीसीएम वीसीएम, जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उतनी सारे पार्टिकल की वेलोसिटी कौन सी? ट्रांसलेशनल। ओहो, डी पॉइंट पर इसका मतलब सर, डी पॉइंट पे देखो आगे बढ़ रहा होगा वीसीएम से और ऊपर जा रहा होगा ओमेगा आर से। बिल्कुल सही बेटा, आगे बढ़ रहा होगा वीसीएम से, ऊपर जा रहा होगा ओमेगा आर से। किसी भी पॉइंट पर अगर तू नेट वेलोसिटी निकाले, मान ले ए पर, तो ए पर वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ, या ओमेगा आर लिखूं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा आर।
ये भी वेक्टर के साथ आपको ऐड करना है भाई साहब। अब यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, देखना ओमेगा आर आगे की तरफ, VCM आगे की तरफ, दोनों आगे हैं, ऐड हो जाएगी। तो अगर वेक्टर नहीं भी लगाऊं तो यहाँ पर ये हो जाएगा। और हाँ कि ना, वेलोसिटी एट बी पॉइंट तुझसे मैं पूछता हूँ, चल ये रहा तेरा बी पॉइंट, यहाँ पर वेलोसिटी बता कितनी होगी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी क्या होना चाहिए बच्चों, एक वेलोसिटी आगे VCM और एक नीचे की तरफ ओमेगा आर। क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या नेट वेलोसिटी जो निकलेगी बेटा v, क्या वो अंडर रूट ऑफ VCM का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर, बोलो। तो क्या मैं इसे अंडर रूट ऑफ VCM स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का होल स्क्वायर, बोलो। इसका मतलब सर सी पॉइंट की बात करें, 8 पॉइंट सी, बेटा सी पर क्या बात करेगा। अगर तू सी पर बात करने जाएगा तो सोच, सी पर पीछे की तरफ ओमेगा आर है, आगे की तरफ VCM है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में है। ये ऐसे रोल करेगा ना कहीं पर, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आगे VCM ले जा रहा है, पीछे ओमेगा आर ले जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ कि ना। अब जरा यहाँ से देख, स्लिपिंग कब होगी, स्लाइडिंग कब होगी। गाड़ी कभी कभी आगे नहीं बढ़ती और स्लिप करती है, आगे नहीं बढ़ती और स्लिप करती है। इस ओमेगा आर और VCM को जरा ध्यान से देख। अगर ओमेगा आर ज्यादा है, अगर ओमेगा आर ज्यादा है, पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा है, आगे वाली कम है, तो गाड़ी क्या करेगी बेटा, स्लिप करेगी क्या? अरे हाँ कि ना, गाड़ी क्या करेगी, स्लिप करेगी ना। सोच, पीछे वाली वेलोसिटी ज्यादा है, इधर ज्यादा है इधर कम है, तो गाड़ी बैकवर्ड स्लिपिंग होगी भाई। स्लाइडिंग करो कह सकते हो उसको, स्लिपिंग कहो या स्लाइडिंग, स्लाइडिंग स्लिपिंग। अच्छा सर, और अगर ओमेगा आर लेसर देन ओमेगा सी है, आगे वाली ओमेगा सी VCM सॉरी, आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा है और व्हील कम घूम रहा है, यही मतलब होता है ना। आगे वाली वेलोसिटी ज्यादा है और व्हील कम घूम रहा है, यानी कि ओमेगा आर लेसर है ओमेगा CM से, तो क्या गाड़ी में फॉरवर्ड स्लीपिंग होगी बेटा? अरे समझ रहा है कि नहीं, फॉरवर्ड स्लीपिंग, स्लीपिंग। और तीसरा केस सोच, अगर ओमेगा आर बराबर हो VCM के, ओमेगा आर बराबर हो VCM के, तो क्या होगा, जितनी वेलोसिटी पीछे उतनी वेलोसिटी आगे, क्या यहाँ पर नेट वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी? रिलेटिव वेलोसिटी नेट कितनी होगी, जीरो। इसका मतलब गाड़ी प्योर रोलिंग करेगी, प्योर रोलिंग करेगी। सुनो जरा एग्जांपल से सुनो, ये व्हील है बेटा और ये कांटेक्ट हुआ है अर्थ के साथ। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर इस व्हील और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो स्लिपिंग होगी, रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो स्लिपिंग होगी, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होगी तो स्लिपिंग नहीं होगी, रोलिंग होगी सिर्फ। सोच जरा बेटा, अगर ये व्हील कम घूम रहा है, ये व्हील कम घूम रहा है, लेकिन आगे जो इसको वेलोसिटी ले जा रही है वो ज्यादा है, पीछे जो इसमें यहां पर वेलोसिटी है कौन सी बेटा, ओमेगा आर, वो कम है और आगे ले जाने वाली ज्यादा है। एक मान ले कि गाड़ी का व्हील जाम हो गया, चल ही नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, बंद हो गया, रुक गया है, कुछ फंस गया उसके अंदर, चल नहीं रहा, लेकिन गाड़ी को आगे की तरफ पुश किया जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है,
तो गाड़ी को आगे की तरफ पुश किया जा रहा है, तो VCM जीरो नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ओमेगा आर जीरो है, क्योंकि व्हील रुका हुआ है, क्योंकि व्हील में कुछ फंस गया है तो चल नहीं रहा है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी जीरो है। तो पीछे वाली वेलोसिटी जीरो है, आगे वाली वेलोसिटी ओमेगा VCM है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर मैं इसको रेस्ट में मानूं, इसको मैं मान लेता हूं यार, तो जो है मेरी रेस्ट में, तो ऊपर तो वेलोसिटी VCM है ना बेटा, नीचे रेस्ट में देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी VCM के बराबर। और रिलेटिव वेलोसिटी होने की वजह से टायर के रगड़ खाते हुए आगे बढ़ेगा, ये घूमेगा नहीं, पर अगर आप इसको पुश करते जाएं, इसको धक्का देते जाएं, गाड़ी कभी कभी कीचड़ में मड में फंस जाती है और फिर आप उसको धक्का देते हैं पीछे से, तो क्या होता है ना। बाइक में कभी देखा गए कि नहीं गए जंगल में, कभी है, कभी बाइक फंस जाती है और आप बाइक को इधर पे, आगे वाला व्हील उसका फंस गया और आप पीछे से उसको चला रहे हैं, तो व्हील चलता नहीं है पर व्हील रगड़ खाते हुए आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है, क्योंकि उसमें VCM तो उस टाइम पर होता है जो इंजन उसको पुश कर रहा होता है, उसके सेंटर ऑफ मास को पुश कर रहा होता है, पर उसके अंदर ओमेगा आर नहीं होता, तो देयर इज सम रिलेटिव वेलोसिटी जिसकी वजह से फॉरवर्ड स्लिपिंग होती है। अब उल्टा काम, व्हील ज्यादा घूमे, व्हील बहुत तेजी से घूम रहा है और वो उतनी डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है, ये मान लो, उतना आगे नहीं बढ़ रहा जितना तेज वो घूम रहा, उतना आगे नहीं बढ़ रहा जितना तेज वो घूम रहा। मान लो कि ये एक चक्कर में S दूरी आगे बढ़ता चाहिए एक चक्कर में इसका जो डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा बेटा, 2πr, एक चक्कर घुमा 2πr आगे बढ़ना चाहिए, पर भाई साहब 2πr ज्यादा है और S कम है, उतने दूरी कम तय करी, घुमा ज्यादा वो, मैं सभी तो बता सकता हूं, दूरी कम तय करी, घुमा ज्यादा, तो हुआ क्या होगा, बीच में कहीं स्लिप भी तो हुआ होगा, स्लिपिंग, स्लिपिंग, गाड़ी स्लिप होती है ना, स्लिप होने का मतलब होता है कि आप कीचड़ में गाड़ी को मस्त ऐसे चला रहे हैं, व्हील को देखते रहिए, व्हील बहुत तेजी से घूम रहा है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, उस टाइम पे VCM जीरो है और व्हील बहुत तेजी से घूम रहा है, तो ये वेलोसिटी तो है उसके पास, अगेन उसके पास रिलेटिव वेलोसिटी है ओमेगा आर की, जिसकी वजह से वहां पर बैकवर्ड स्लिपिंग हो जाएगी। अरे पीछे वाली वेलोसिटी जाता तो बैकवर्ड स्लिपिंग, आगे वाली जाता तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, और अगर दोनों बराबर तो देयर इज प्योर रोलिंग। तो आपने जब गाड़ी को रोड पे चलते हुए देखा होगा, क्या वो प्योर रोलिंग कर रही है, हाँ बेटा, प्योर रोलिंग कर रही है, हाँ बेटा, जितना वो घूमती है उतना हाँ आगे बढ़ती है। इससे भी समझ सकते हो कि जब वो S दूरी उसने तय करी एक चक्कर में 2πr में, अगर S बराबर चली गई दूरी उसके 2πr के बराबर है, तो वहां पर प्योर रोलिंग है, वहां पर प्योर रोलिंग है, उसी पर रोल कर रही है बच्चों, प्योर रोलिंग है। क्या मेरी बात समझ में आई? नेट वेलोसिटी कैसे निकलती है, ऊपर देखो, ये और ये सेम डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस होंगे, यहाँ पर इनका होगा अंडर रूट ऑफ VCM का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर, VCM का स्क्वायर प्लस ओमेगा आर का स्क्वायर। आपको देखना क्या चाहिए, आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P देखना चाहिए बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं कि आप निकाले बच्चों वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप जमीन पे से खड़े होके P पॉइंट को देखो, इसको A नाम दो, वेलोसिटी ऑफ A पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। A पॉइंट को जमीन पे से खड़े होके अगर आप देखते हैं बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले आप देखें सेंटर ऑफ मास को, पहले आप देखें सेंटर ऑफ मास को, तो मैंने कहा वेलोसिटी पहले निकालो सेंटर ऑफ मास की विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और फिर आप निकालो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, फिर आप निकालो वेलोसिटी ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। आप डायरेक्ट पॉइंट को देखने जाओगे जैसे घूम घाम रहा है, तो आपको डायरेक्ट नहीं देखना, आपको इनडायरेक्ट देखना है। कैसे देखना है? पहले आपको मैं कहूंगा कि आप वेलोसिटी देखो सेंटर ऑफ मास के, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के। तो आपने गाड़ी के एक्सल को देखा, फिर आप एक्सल पर बैठ जाइए और उस पॉइंट को देखिए। फिर आप एक्सल पे बैठ जाइए, उस पॉइंट को देखिए, तो वो पॉइंट तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो आपको ग्राउंड फ्रेम से अगर उसकी किसी पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए, तो पहले आप वेलोसिटी देखें सेंटर ऑफ मास की, फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देखें उस पार्टिकल की। नहीं आया? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? अरे हाँ। बहुत बढ़िया। इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो उससे पूछी, जब प्योर रोटेशनल होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बेटा? काइनेटिक एनर्जी कितनी? चलो उसको अच्छे से समझना आपको होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? पहले आप देखें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखें, फिर सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाइए और वेलोसिटी देखिए उस पॉइंट की। अगर आगे वाली और पीछे वाली वेलोसिटी बराबर है तो वहाँ पर रोलिंग है, अगर आगे वाली ज़्यादा है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, अगर पीछे वाली जाता है तो बैकवर्ड स्लिपिंग। तो ये हमने बताई वेलोसिटी। ये क्या होती है बेटा? हमारी वेलोसिटी। दूसरी चीज़ जो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं वो डिस्प्लेसमेंट पूछते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, रोलिंग। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इन रोलिंग। देखो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? सुनो बेटा, वही बात, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाइए, वीसीएम से इसको आगे बढ़ाइए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घुमाइए और वीसीएम से इसको आगे बढ़ाइए। इसके रेडियस हमने ले ली है आर, ये सेंटर ऑफ मास है, रेडियस हमने आर ले ली। ये वीसीएम की जगह वी भी लिख देते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं, पर वी हमेशा वेलोसिटी होती है सेंटर ऑफ मास की। आपने इसको घुमाया ऐसा, तो ये कुछ आगे की तरफ बढ़ा होगा बेटा, आगे की तरफ बढ़ा होगा ये कुछ। तूने एक रैंडम पॉइंट ले लिया था यहाँ पर P, यहाँ पर कौन सा पॉइंट था बेटा? P। कुछ समय बाद वो P पॉइंट यहाँ पर पहुँच गया, तूने आगे घुमाया ना, इसको रोल किया ना, ये तो ये R है बच्चों और ये तेरा C है। कितनी वेलोसिटी से आगे चला? V। कितनी वेलोसिटी से आगे चला बेटा? V वेलोसिटी से आगे चला। तो ये कितना आगे चला होगा t टाइम में? क्या? V इंटू टी। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है? v। टाइम कितना लगा? t। यहाँ से यहाँ तक जाने में पूरा नहीं घूमा, पूरा नहीं घूमा, कितना? इतना घूमा, थीटा एंगल से घूम गया। मान लो ये इतना एंगल से घूम गया, ये थीटा घूम गया, पूरा नहीं घूमा। पूरा होगा तो अलग केस है, मैं एक रैंडम केस बता रहा हूँ, उससे आपको सारे केस आ जाएंगे। आपने थीटा एंगल से उसको रोटेट किया, थीटा एंगल से रोटेट करने से जो P पॉइंट बॉटम पर था वो यहाँ पर आ गया। आपसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए, तो पहले आगे कितना बड़ा होगा? वेलोसिटी कितनी बेटा इसके पास? V। कितने टाइम के लिए चला? t। तो क्या VT डिस्टेंस आगे चला होगा? बहुत बढ़िया। तूने कहा कि ये सर VT डिस्टेंस आगे चला। अब मैं तुझसे वही बात कहूँगा कि जैसे तूने वेलोसिटी निकाली वैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P निकाल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ए लिखे, ए लिख दो, इसको ए लिख दो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जब ग्राउंड फ्रेम से तू देख रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल किसका? सेंटर ऑफ मास का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लस फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल उस पॉइंट का विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। वही कहानी है बेटा, इससे तुझे डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा। अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ा बेटा वो देखो।
सेंटर ऑफ मास कितना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट ग्राउंड। अब यहाँ पर मेरा उस पॉइंट को देखो बेटा, वो पॉइंट कितना आगे पीछे क्या होगा, जरा ध्यान से सुन। अगर ये थीटा है, ये आर है, तो क्या मैं इसको आर, ये आर है ना, सॉरी ये मेरे पास आर है, ये है मेरा पॉइंट, ठीक। ये आर है मेरे पास, तो क्या मैं इसको इधर आर कॉस थीटा और इधर यानी कि यहाँ पर इसको ले लूँ आर साइन थीटा। ध्यान से समझना, ये आर है तो इसका इधर आर कॉस थीटा, एक इधर आर साइन थीटा। ए पॉइंट अपनी जगह से कितना आगे, अगर वो सेंटर ऑफ मास की जगह से सेंटर ऑफ मास पर होता तो वीटी आगे जाता, पर वो आगे गया, थोड़ा सा पीछे भी आ गया। कितना पीछे आ गया, आर साइन थीटा। अरे भाई ये जो वीटी है ना, ये सेंटर ऑफ मास से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी, पर वो पॉइंट घूम रहा था तो आगे तो उसको वीटी जाना था, पर घूमने की वजह से थोड़ा पीछे आ गया। कितना, आर साइन थीटा। तो इसका एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन निकालूं तो वीटी गया बेटा आगे और पीछे आ गया आर साइन थीटा। कोई दिक्कत, ये है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। अब देखने में आया कि ये भाई साहब कुछ ऊपर भी गया है, पहले बॉटम पे बैठा था, अब थोड़ा ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया, ये देख इतना। क्या ये y का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट इन y निकालो। फिर y में कितना ऊपर गया, तो देख ले भाई साहब, ये दूरी कितनी होगी, इसके बराबर। पूरी कितनी है, r, उसमें से यहां तक की कितनी है, r cos थीटा। तो क्या मैं इसे r माइनस आर कॉस थीटा लिखूं? तेरी समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, वीटी माइनस आर साइन थीटा आई के प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा जे के। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर ये आधा चक्कर लगाता, अगर ये आधा चक्कर लगाता, मान लो कि आधा घूम जाता, आधा घूम जाता मतलब थीटा कितना, थीटा में ले लेता, आधा चक्कर का मतलब क्या 180 होता है। अरे आधा चक्कर मतलब पाई ना। अगर ये पाई एंगल से घूम जाता तो सर बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता। बेटा अगर ये पाई एंगल से घूमता तो क्या ये ए पॉइंट यहां पहुंच जाता? चलो देखते हैं। अगर ए पॉइंट यहां पहुंच जाता तो सर मुझे ये बताओ कि एक्स में कितना डिस्प्लेस होता, एक्स में कितना डिस्प्लेस होता। तो मैंने कहा ना, अगर वो आगे किस वेलोसिटी से जा रहा है बेटा, वीटी से। किससे जा रहा है, वीटी से। तो वीटी माइनस आर साइन पाई लिखता मैं, और साइन पाई की वैल्यू 0, यानी कि वो वीटी आगे बढ़ता। ओहो देखना, यहां से यहां तक वीटी है, अभी भी वो एक्स में तो वहीं पर है, तो उसकी वैल्यू वीटी आती। अगर वो हाफ चक्कर घूमता तो एक्स में कितना आगे बढ़ता बेटा, वीटी आगे बढ़ता। देखना ये सेंटर ऑफ मास, ये दूरी देखिए, ये एक्स, ये ऊपर है तो क्या ऊपर वाई बदला है, एक्स तो उतना ही है ना। अरे यार यहां से यहां देखोगे तब भी तो वीटी होगा ना। और अगर सर y का डिस्प्लेसमेंट बताएं तो y कितना होगा, देख तुझे पता चल गया ना, r और r 2r आना चाहिए। पहले बॉटम पे था, अब ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया बेटा, इतना ऊपर। इतना ऊपर मतलब कितना, 2r। देखिए आंसर 2r आना चाहिए, 2r आना चाहिए। तो जरा इसमें रख के देख ले, r माइनस आर कॉस पाई, कॉस पाई की वैल्यू पता है क्या तेरे को, -1, -1, -1 रखेगा। ओहो सर ये तो प्लस हो जाएगा, r प्लस 2r। y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r। y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा, 2r। क्या मेरी बात समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? बस ऐसे ही तुझे एक्सेलरेशन का गेम भी करना है, एक्सेलरेशन का भी ऐसे ही गेम बजा देना। एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट
with respect to ground is equal to acceleration of center of mass with respect to ground plus acceleration of a point with respect to center of mass. अगर ये बात तुझे समझ में आ गई है तो तू कर पाएगा. यहाँ पर एक्सेलरेशन भी तुझे दो तरीके का मिलेगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन में एसी भी आएगा और एटी भी आएगा. अरे सर्कुलर मोशन पड़ी कि नहीं पड़ी? बोल. एसी भी आएगा और एटी भी आएगा. काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या कहते हो? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? चलो काइनेटिक एनर्जी देखते हैं. जब ये रोलिंग कर रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग. तो एक बात बता मुझे, काइनेटिक एनर्जी कौन सी होगी इसके पास? काइनेटिक एनर्जी सर इसके पास ट्रांसलेशनल होगी और काइनेटिक एनर्जी इसके पास रोटेशनल भी तो होगी बेटा. घूम भी तो रहा है, घूम भी तो रहा है, घूम भी तो रहा है. रोटेशनल आगे भी तो बढ़ रहा है, ट्रांसलेशनल. इसकी वैल्यू 1/2m. क्या बेटा VCM का स्क्वायर लिखूं? अरे आगे किस वेलोसिटी से चल रहा होता है? वो VCM से चल रहा होता है ना. वेलोसिटी हमेशा वो सेंटर ऑफ मास की होती है और सारे पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी वही होती है जो सेंटर ऑफ मास की होती है. हाँ वो घूम रहे हैं उसकी वजह से रोटेशनल वेलोसिटी अलग है उनके पास. और यहाँ पर क्या होती है सर? ये होती है 1/2I ओमेगा स्क्वायर. कल बताया ना सर ने. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी विथ रोलिंग बॉडी. अगर कोई बॉडी रोल कर रही है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी. इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई वे में लिखा जा सकता है, जैसे कि 1/2 है m VCM का स्क्वायर है. यहाँ पर इसको 1/2I ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? ओमेगा क्या होता है बेटा? ओमेगा क्या होता है बताओ? ओमेगा इज इक्वल टू क्या V/R. अरे बोलो. ओमेगा इज इक्वल टू V/R लिख सकता हूं कि नहीं? ओमेगा इज इक्वल टू V/R. हाँ सर लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ पर लिखा V का स्क्वायर VCM का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर. ये लिख दिया. VCM का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर. VCM का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर. ठीक है. M VCM 1 + I VCM का स्क्वायर अपॉन में R का स्क्वायर. यहाँ से काम करते हैं बेटा कि 1/2m. अच्छा एक काम और करो, I को कहीं से रिप्लेस करो. I को क्या लिख सकता है? I क्या होता है बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सर इसको क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ mk स्क्वायर, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन. तो I की जगह पे mk स्क्वायर लिख दे बेटा. अगर यहाँ पर mk स्क्वायर लिख देता हूँ, दिस इज mk स्क्वायर. अब ध्यान से सुन, यहाँ से 1/2m VCM का स्क्वायर तो बाहर निकल रहा है. यहाँ बचा 1, अंदर कौन बचा? 1/2m VCM स्क्वायर बचा, अंदर गया k स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर. और ये जो है मेरे पास ये है, जब कोई बॉडी रोल करे तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी? इतनी होगी. ये VCM. वन बाई टू m VCM स्क्वायर 1 + k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बहुत ही मदद करने वाला है तेरी, बहुत ही मदद करने वाला है तेरी. ट्रांसलेशनल एनर्जी, यहां पर ये जो टर्म थी ये ट्रांसलेशनल एनर्जी, इसमें अगर ट्रांसलेशनल एनर्जी के साथ अगर k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर लग दिया जाए तो रोटेशनल एनर्जी. सुन, अगर ये 1 ले लूं, इसको क्या ले लूं बच्चों? ये 1, तो ये कितनी आएगी जरा सोच. ये ट्रांसलेशनल एनर्जी है, इनका रेशो क्या होता है? इसका रेशो कितना आएगा? क्या यहाँ पर k स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर आएगा, और इसका रेशो टोटल एनर्जी, ये कौन सी? रोटेशनल. और टोटल क्या होती है? 1 + k स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. ये इनके रेशो होते हैं. अरे सोचना.
इसको 1 ले ले, इसको ले ले, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे इसी से, काम कर। जब तूने टोटल एनर्जी को इससे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर क्या बचा 1 बेटा, यहाँ पर क्या बचा, ये पूरा कट जाएगा के स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बचेगा। और जब इसको तू टोटल एनर्जी जो तेरे पास आई है यही वाली, इसको तू अगर इसी नंबर से डिवाइड करेगा तो क्या 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर नहीं आएगा, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन, वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। बोलो क्या समझ में आई बात बेटा? इस के का बहुत ही रोल आने वाला है आपके सवालों में। अब एक चीज और सीख बेटा, क्या होता है कि जब कोई बॉडी कैसे इंक्लाइन पर रोल करती है, सवाल हम फिर करेंगे, पहले समझ लो। जब कोई बॉडी इंक्लाइन पर रोल करती है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, वो देखेंगे, जिसके ऊपर कई बार सवाल पूछे गए हैं। तो आपको अगर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो पहले आप एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट निकालें सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, फिर उस पार्टिकल का निकाल दें, फिर उस पार्टिकल का निकाल दें किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में। अच्छा सुनो, मैंने क्या कहा कि मेरे पास एक रफ इंक्लाइन प्लेन है, वहां पर कोई बॉडी रोल कर रही है ऐसे बेटा, उसकी हाइट मान लेते हैं h है, यहां से कोई बॉडी रोल कर रही है नीचे की तरफ, यहां पर आते आते तुझसे पूछी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो बताओ बेटा। ये जो दूरी है मान लो कि कुछ दे दी उन्होंने, s दे दी है, ये एंगल उन्होंने थीटा दे दिया है। अब ये बॉडी क्या कर रही है, रोलिंग कर रही है ना, आगे भी बढ़ रही है सॉरी, आगे तो बढ़ रही है साथ साथ घूम भी रही है, आगे तो बढ़ रही है साथ साथ घूम भी रही है, और यहाँ पर फ्रिक्शन भी लगा हुआ होगा। जब नीचे की तरफ जाएगी तो पीछे की तरफ इसके ऊपर कौन लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा। हमसे पूछा गया है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। इसके अंदर मास वही m दे दिया है, इसका मास कितना है m है। तो किसी भी समय मास m है और रोल कर रही है रेडियस r लो, किसी भी समय मान लो कि बॉडी यहां पर है, जरा एनालिसिस देखना फिर आसान है, बॉडी यहां पर है, यहां पर कौन बेटा mg, तो इधर कौन लगेगा mg cos थीटा, और इधर कौन mg sin थीटा, बिल्कुल फ्रिक्शन जैसा mg sin थीटा आगे, mg cos थीटा इधर, और फ्रिक्शन कहाँ बेटा पीछे की तरफ लगेगा इसके ऊपर। अच्छा ये नीचे, तो नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ होगी ऊपर, नॉर्मल डायरेक्शन कहाँ होगी ऊपर। जब बॉडी अंडर द ग्रेविटी गिर रही है बेटा, जब बॉडी अंडर द ग्रेविटी गिर रही है, अगर यहां पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन फोर्स लग तो रहा है पर फ्रिक्शन का वर्कडन जीरो है, फ्रिक्शन का वर्कडन जीरो है, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, रोल हो रहा है, कोई स्लिपिंग नहीं है, रोल हो रहा है। तो अगर यहाँ पर फ्रिक्शन का वर्कडन जीरो है, ये कहो कि यहाँ पे फ्रिक्शन स्टैटिक है और बॉडी प्योर रोल कर रही है, घूमते हुए आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमते हुए आ रही है, तो क्या इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी, क्या इसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी? हाँ सर, यानी कि जितनी एनर्जी इसके पास वहां पर है, कहीं पर भी तो देखेगा उसके पास उतनी ही एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी उसके पास ऊपर है उतनी ही एनर्जी उसके पास हर जगह पर होगी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी बच्चों? कंजर्व। ये इसलिए कंजर्व है क्योंकि आपका फ्रिक्शन ने वर्क डन बाय फ्रिक्शन कुछ भी नहीं है, जीरो है, या ये कहो कि फ्रिक्शन स्टैटिक है, या ये लिख सकते हैं क्योंकि बॉडी प्योर
रोलिंग कर रही है, कोई स्लाइडिंग स्लिपिंग नहीं हो रही है। रोलिंग में भी जाना तो जरा देख लेना, कहीं स्लाइडिंग स्लिपिंग तो नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आगे वाली वेलोसिटी और पीछे वाली वेलोसिटी सेम नहीं होती, यानी कि आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स सेम नहीं होता होगा। आगे वाला फोर्स अलग है, पीछे वाला फोर्स अलग है, तो बॉडी स्लाइड कर सकती है। पर अगर दोनों फोर्सेस इक्वल है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, तो बॉडी की वेलोसिटी अगर पहले जीरो थी रिलेटिव वेलोसिटी, तो बाद में भी जीरो होगी। प्योर रोलिंग के केस में होगा ये। सवाल इसी में से आएगा ना, वह अलग केसेस हो सकते हैं, पर यहाँ पर प्योर रोलिंग हो रही है तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। हम दो पॉइंट पर देखते हैं, एक हमारा फाइनल पॉइंट ये ले लो ए, और एक पॉइंट ले लो बी। तो जितनी मैकेनिकल एनर्जी ए पर है उतनी ही मैकेनिकल एनर्जी बी पर रही होगी। अब बी पर पार्टिकल को सिर्फ छोड़ा था, उसके अंदर कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो उसके अंदर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बी पर थी, एम जी एच। मास कितना है एम, जी की वैल्यू कितनी है जी, एम जी एच। अच्छा, और ए पर जब बॉडी आई होगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई बच्चों, तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, पर इस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो चली, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस टाइम पर जीरो हो चली। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई होगी, 1/2 एम वी सी एम का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। अरे हाँ, ये भी तो लिख सकता हूं ना, टोटल एनर्जी यही तो है। ट्रांसलेशनल लिखता फिर रोटेशनल लिखता, दोनों को एक साथ लिखता तो क्या यही लिखता। यहां से ये जो वेलोसिटी है, क्या वीसीएम मुझे पता चल सकती है। देख एम से एम मार दे, एम से एम तो तूने मार दिया, ये तेरे पास उधर गया तो ये कितना हो गया, वी सी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH अपॉन में, ये 2 उधर जाएगा ना, 2GH अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ बॉडी। और स्क्वायर हटाओ तो इधर लगाओ रूट। अरे बोलो बोलो। अगर ये दूरी आपने s ली है, ये दूरी अगर मैं s लेता तो बेटा s देखो, s का ये कंपोनेंट s cos थीटा और ये s sin थीटा, तो क्या h को s sin थीटा भी लिखा जा सकता है। सोचो, किसी भी दूरी पर ले ले तो क्या s इज इक्वल टू एस, h इज इक्वल टू एस साइन थीटा होगा। क्या ये फॉर्मूला ऐसे भी हो सकता है, 2GS साइन ऑफ थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। भाई साहब 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है ना, 1 प्लस के स्क्वायर होल के अपॉन में नहीं है, के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, ध्यान रखना जरा। ये आया कहाँ से सर, बेटा ये यहाँ से आया ना, अभी बताया 1/2 एम वी का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर, यहाँ से आई है ना ये एनर्जी। अरे यहाँ से भी कर सकते हो, बता रहे हैं यहाँ से कर सकते हो। अगर बॉडी स्लाइड करने लग जाए तो क्या होगा, तो स्लाइड करने लग जाए तो 1/के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू जीरो है। अगर बॉडी स्लाइड करे तो के स्क्वायर आर स्क्वायर जीरो, तो √2GH या √2GS कॉस थीटा, अगर बॉडी सिर्फ स्लाइड करे तो। चलिए ये बात पता चली। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन देखो बेटा कैसे निकलेगा इसका, एक्सेलरेशन वही √ क्या निकलेगा एक्सेलरेशन, चलो √ से नहीं, इसको एक्सेलरेशन क्या होता है, कौन आगे बढ़ा रहा है इसको देखो जरा, इसको जी का कौन सा कंपोनेंट आगे बढ़ा रहा है, जी का कौन सा कंपोनेंट इसको आगे बढ़ा रहा है, जी का कौन सा कंपोनेंट इसको, देखो इधर जी है तो इधर जी कॉस थीटा, इधर जी साइन थीटा, क्या इसको जी साइन थीटा आगे बढ़ा रहा है बेटा, बस तो जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। एक टेबल भी बनी हुई है बेटा इसके ऊपर ही, ये के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बहुत आएगा आपके पास,
ये है एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन, ये है वेलोसिटी। क्या क्या चीज़ें हमने देखी बेटा? काइनेटिक एनर्जी जो हमने देखी 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। फिर हमने देखा काइनेटिक एनर्जी का अनदर फॉर्म 1/2 mv का स्क्वायर इंटू 1 + k² अपॉन में r²। फिर हमने देखा वेलोसिटी जो हमारे पास आई √2gh अपॉन में, अगर h हाइट पे से गिराए तो 1 + k² अपॉन में r²। फिर अब हमारे पास एक्सेलरेशन एट बॉटम पॉइंट आया, वो आया मेरे पास g sin थीटा अपॉन में 1 + k² अपॉन में r²। k² अपॉन r² को कुछ कहीं पर आपको दिखा हुआ दिखाई देगा, इसको k² अपॉन r² को बेटा n भी बोलते हैं, इसको n भी बोलते हैं। रिंग के लिए अलग होता है, स्क्वायर के लिए अलग होता है, सिलेंडर के लिए अलग होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए अलग होता है। ठीक है, वेलोसिटी कैसे पता चली थी? वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a point with respect to ground is equal to velocity of center of mass with respect to ground plus velocity of a point with respect to center of mass. Acceleration of a point with respect to ground is acceleration of c with respect to ground plus acceleration of c plus acceleration of t। ये दोनों में लिख देता हूँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट s of a with respect to g, तो s of c with respect to ground plus s of a with respect to ground। तो दिस आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अगर एनर्जी कंजर्व है तो जितनी यहाँ पर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी उतनी ही नीचे मैकेनिकल एनर्जी होगी। वही बात, अगर प्योर स्लाइडिंग होगी तो क्या करोगे बच्चों? k² को 0, उस समय एक्सेलरेशन g sin थीटा। अगर प्योर स्लाइडिंग हो, स्लाइडिंग रगड़ खा रहा हो, रोल नहीं हो रहा हो तो टाइम बताओ भाई, टाइम कितना लगेगा? टाइम नीचे गिरने में 1/sin थीटा √2h/g 1 + k² अपॉन में r²। दिस इज टाइम। बहुत ही रेयरली टाइम तो आज तक पूछा नहीं गया, बट 2h/g 1 + k² अपॉन में r², 1 + k² अपॉन में r²। समझ में आई क्या बात? अरे बोलो हाँ कि ना। चलो आ जाओ, सवालों को फोकस करते हैं बेटा। देखें इसके PYQs देखें, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया रोलिंग, स्लाइडिंग और इसके ऊपर। याद रखना है सारे फॉर्मूले आपको, है ना। और एक चीज़ याद रखें बेटा, वो टेबल जिसमें आपको k² अपॉन a² की वैल्यू दी हो। अगर टेबल नहीं याद है तो कम से कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होगा तो कम से कम आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल पाओगे। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है बेटा? k = क्या होती है? k = होती है √I/m, I/m, या I = लिख सकते हैं आप mk²। तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। उस टेबल को घोट घोट के याद करें, घोट घोट के याद करें। चल आ जा, एक सवाल पूछा गया बेटा, एक सॉलिड सिलेंडर है, h हाइट पर से गिराया, बॉटम पर उसकी वेलोसिटी पूछी। यही वाला सेम क्वेश्चन। यहाँ पर एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर h हाइट पर से गिरा दिया बच्चों, रोल करते हुए बेचारा यहाँ पर आया, यहाँ पर तुझसे पूछी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ऑप्शन दिए तुझे √2gh अपॉन में 3, ऑप्शन बी दिया √2gh अपॉन में √2gh अपॉन में 5, ऑप्शन सी दिया √4gh अपॉन में 3, ऑप्शन डी दिया, अच्छा ये 4 दिया तो 2 ही लिख देता, हाँ चलो ठीक है 4, और फिर दिया 4g अपॉन में h। बताओ भाई, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर 1/2 mr²।
टू एम आर स्क्वायर। वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला ये रहा भाई, आसान है। आसान तब है जब तुझे कम से कम उसमें के पता हो। सॉलिड सिलेंडर के लिए के की वैल्यू निकाल, तो के की मत निकाल, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की निकाल दे, सीधा रख देना, आंसर आ जाएगा। सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा, 1/2 एम आर स्क्वायर। इसकी रेडियस भी दी हुई है ना, आर है, एक्सिस का अबाउट घूम रहा है, तो 1/2 एम आर स्क्वायर, 1/2 एम आर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो आई को क्या लिख सकता है बेटा, उधर देख, आई को सर क्या एम के स्क्वायर लिख सकता हूँ, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये एम छोटा है ना, यहाँ पर भी एम, तो एम आर स्क्वायर, एम से एम मार दे तो के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग 1/2। ओहो, रख दे तेरे फॉर्मूले में, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2h अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज 1/2। इसको सॉल्व कर बेटा, √2gh अपॉन में ये आया तेरे पास 3/2, आंसर विल बी √4gh अपॉन में 3। कौन सा ऑप्शन मैच हो, थर्ड वाला। 1989 का था सवाल, 1989 PYQs का क्वेश्चन था। इसको दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका वही कि अगर तू यहाँ पर टोटल एनर्जी लिख, यहाँ पर टोटल एनर्जी लिख, है ना। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था बेटा, mgh टोटल एनर्जी वहाँ पर इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा का स्क्वायर। आई की वैल्यू रख सॉलिड सिलेंडर के लिए, ओमेगा को फिर रिप्लेस कर r इंटू वी से। यहाँ से भी तो उसको बना सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपको आंसर फास्ट लाना है तो आप कुछ ये चीज़ याद रखेंगे तो आंसर जरूर यहाँ से भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा गया तुम्हारे से 1991 में, एक सॉलिड सिलेंडर दे के रखा उन्होंने, सॉलिड स्फेयर दे के रखा बेटा। उसने आपसे कहा कि एक सॉलिड स्फेयर है बेटा, तो उस सॉलिड स्फेयर को क्या कर रहा है, वो रोलिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, वो रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है, रोल कर रहा है। सॉलिड स्फेयर प्योर रोलिंग कर रहा है। आपसे पूछा गया कि उसकी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल अपॉन में काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी टोटल का रेशियो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का रेशियो क्या होगा। तो तुझे निकालना होगा, कैसे निकालेंगे, ऑप्शन क्या देता है, ये ऑप्शन देके रखता है, इसे हटा दूं, ऑप्शन देके रखा 1/2, बी देके रखा 2/5, सी देके रखा 5/2, डी देके रखा यहाँ पे 2/3। बता। तूने कहा सर रुको, वेट अ मिनट, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल टी मत लिख देना है और काइनेटिक एनर्जी टोटल। ट्रांसलेशनल क्या होती है, क्या 1/2 mv का स्क्वायर, बोलो यही तो होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा तो रोटेशनल क्या होती है, रोटेशनल यहाँ लिखी थी ना, वो रही, ये टोटल ही तो है, रोलिंग कर रही बॉडी की टोटल एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, यह सही मार गया, यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू बता दे तो तेरा काम बन जाएगा।
के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना होता है बेटा जब आपके पास स्क्वायर दिया हो, जब आपके पास स्क्वायर दिया हो कितना होता है बच्चों? हम्म, 1/k²। चलो निकालते हैं भाई। तो आपको आई पता होना ही चाहिए कम से कम, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको आई पता है। 2/5 mr²। 2/5 mr² सॉलिड स्क्वायर के लिए। तो इसको वही काम करो बेटा, m k² करो। m k² इज इक्वल टू 2/5 mr²। m से m मर गया, k² अपॉन में r² इज इक्वल टू आ गया 2/5। 2/5 1 अपॉन में 1 प्लस 2/5 दैट विल बी 5 और 2 7, तो 5/7 आना चाहिए भाई साहब। 5/7 आना चाहिए भाई साहब। 5/7 आना चाहिए भाई साहब। ट्रांसलेशनल 1/2 1 प्लस k² 2/5 सॉलिड ही दिया है ना, हाँ सॉलिड स्क्वायर ही तो है। 2/5 mr², 2/5 होती है इसकी वैल्यू। अच्छा 2/5। एक ऑप्शन और बनाओ, अरे इसको सही कर लो। एक ऑप्शन और बनाओ, ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं। 5/7 डी वाला ऑप्शन सही है। डी डी ऑप्शन गलत है, डी वाला ऑप्शन सही है उसका। अगर यही सवाल ऐसा पूछा उसने 1992 में एक बार कि एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर की जगह उसने सॉलिड स्फीयर लिख दिया, और तो उससे पूछा गया कि यहाँ पर वेलोसिटी बता, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो उससे पूछा यहाँ पर वेलोसिटी बता, सॉलिड सिलेंडर की सॉलिड स्फीयर कर दिया, क्या करेगा वो? बस इतना ही कर सकता है, ज्यादा पूछने को रहे नहीं उसके पास। और तुझसे पूछा कि चल अब बता मुझे कि बॉटम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सॉलिड स्फीयर का उसने हम k² अपॉन में r² निकाल चुके हैं ना, 2/5। खत्म काम। 2/5 इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, ये पूरा हटा दो। सॉलिड स्फीयर के लिए k² अपॉन r² जिस बच्चे को पता है उसका काम बन जाएगा, और जिसको नहीं पता है वो थोड़ा मुसीबत में जाएगा। निकाल सकता है वैसे सॉलिड स्फीयर 2/5, अभी निकाला था ना 2/5, k² अपॉन r², 2/5, बस 2/5 रख। वेलोसिटी लिख, v इज इक्वल टू 2/5 कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 g/h अपॉन में 5/7। एक ऑप्शन दिया था इसमें से, कौन सा बना ले? ये बना लेता, क्योंकि सही भी तो यही है। राइट भी इसी पे लगा है। 10/7, 10/10 gh/7, 10 gh/7, 10 gh/7, 10 gh/7। और सुन एक मजेदार सवाल, अब फिर से PYQs का एक सवाल। सॉलिड स्फीयर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, तीन चीजें दी तुझे, या हटा दूं? तीन चीजें दी, सॉलिड स्फीयर, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। डिस्क और एक दिया तेरे को सॉलिड सिलेंडर बेटा, और तीनों को h हाइट पर से गिराया गया। इन तीनों में खास बात यह है कि ये जो तीन बने हैं बेटा, सबका सेम मास है, सेम मास है। ये जिस मटेरियल से बने वो मटेरियल भी सेम है, सेम मटेरियल है, सेम मास है, सेम मटेरियल है, तीनों को एक साथ गिराया गया है। और हमसे पूछा गया कि कौन पहले पहुंचेगा। इस बार स्पीड नहीं पूछी इन्होंने, इस बार पूछा कि कौन पहले पहुंचेगा। बॉटम पर सबसे पहले कौन पूछेगा? 993। आज सर 90s की बातें कर रहे हैं, पूरे सवाल 90s वाले करा रहे हैं।
बॉटम पर कौन पहुंचेगा, सोच, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर, डिस्क या सॉलिड स्फीयर, बॉटम पर पहले कौन पहुंचेगा बच्चों, बॉटम पर पहले कौन पहुंचेगा बच्चों, ऑप्शन दे दें, मान लो सॉलिड सिलेंडर, ऑप्शन क्या देगा, यही तो देगा, बी ऑप्शन लिख ले सॉलिड स्फीयर, सी ऑप्शन लिख ले सॉलिड डिस्क, डिस्क ओनली डिस्क, और डी ऑप्शन लिख ले नन, ना जी ना जी ना, नोटा नोटा, नॉन ऑफ दी अबाउ, नॉन ऑफ दी अबाउ, इलेक्शन में आता ना नॉन ऑफ दी अबाउ, हमें किसी कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं करना है। अच्छा सर ऐसे बार बार है ना, थोड़ा माइक को देखते हैं, सर का माइक कभी बंद हो जाता है, सर को पता ही नहीं होता, और सर फिर लिप्स रीडिंग जिन बच्चों को आती है उनको पढ़ाने लग जाते हैं, क्योंकि उनको सुनाई तो देता नहीं, फिर वो सर की भावनाओं को फोटो से समझते हैं कि सर क्या कह रहे हैं। आ जाओ बच्चों, हाँ जी बच्चों बताओ पहले कौन गिरेगा, सोचो, छोचो 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 छोचो, अब यार यहाँ देख, पहले वो गिरेगा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा, सोचने की तरकीब सही रखना है ना, अनुमान मत करना, तुक्के मत लगाना है ना बेटा, सर सॉलिड है तो वो गिरेगा, मास सेम है ना सबका, अच्छा सर डिस्क गिरेगी, सर डिस्क ज्यादा तेज घूमती है, नीचे वो पहले पहुंचेगा, नीचे वो पहले पहुंचेगा बेटा जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगी ना, तो पहले पहुंचेगा वो। अरे स्टार्ट सब रेस्ट से हो रहे हैं, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा वो जल्दी पहुंचेगा, वेलोसिटी किसकी ज्यादा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो एक्सेलरेशन देख ले, काम बन जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो लिखा है देख, a इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ओहो फिर फंस गए, क्या जी सबके लिए सेम है, हाँ, क्या साइन थीटा सबके लिए सेम है, हाँ, अरे 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर थोड़ी सबके लिए सेम है बच्चे, इसमें से अगर सिर्फ इस टर्म को देख, जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी उसके लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, ये जिसके लिए कम, ये जिसके लिए लेस, उसके लिए ए मोर, और ये जिसके लिए के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मोर, अरे ये ज्यादा होगा ना, तो इसमें ज्यादा ऐड होगा ना, ज्यादा ऐड होगा तो ज्यादा डिवाइड होगा ना, अरे ये ज्यादा वैल्यू तो ये कम होगी ना, ए की वैल्यू नॉट की प्रोपोर्शनल, ए की वैल्यू लेस, समझा ना सर, दिक्कत तो यही है ना कि हमें के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कैसे, क्या करूँ, थोड़ा सा पढ़ लिया, अभी बताया तुझे सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्क्वायर के लिए तो हमने बताया, सॉलिड स्क्वायर के लिए क्या 2/5, रिंग के लिए, सॉरी डिस्क के लिए 1/2, और आपका सॉलिड सिलेंडर है उसके लिए भी 1/2, ये होता है बेटा, नहीं है कि नहीं है कि ना, करके देखिए, करके यकीन ही नहीं है तो करके देख लो जाओ, अरे एम आर स्क्वायर बाय 2 आएगा यार, डिस्क का याद है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाय 2, अरे यकीन क्यों नहीं करते बेटा, एम आर स्क्वायर, क्या यहाँ आई इज इक्वल टू बाय 2, और यहाँ पर लिखेगा तो एन के का स्क्वायर, एक एम में कंफ्यूज मत हो जाना, एन से मर जाएगा, के स्क्वायर पर आर स्क्वायर 1/2 आ जाएगा, और स्क्वायर के लिए तो अभी बताया था तेरे को, तो इसके लिए 2/5 है, इसके लिए 1/2 है, इसके लिए 1/2 है, ये किसके लिए बच्चों, सॉलिड स्क्वायर, सॉलिड स्क्वायर, ये किसके लिए सॉलिड सिलेंडर, ये किसके लिए सॉलिड सिलेंडर नहीं है डिस्क, तो जिसके लिए सर ने बताया कि के अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कम होगी उसके लिए मोर होगा, कम कौन होगा 2/5, कितना आया 2/5 0.4, 1/5 0.5, हाँ मतलब ये दोनों साथ में पढ़ सकते हैं, 0.4 देखिए 0.4 सही ऑप्शन, सॉलिड 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 क्योंकि इसके लिए एक्सेलरेशन ज़्यादा,
क्वेश्चन पास कर पाओ, वो तो उसके बिना भी जाएंगे, पर वो एक प्रोसेस लंबी है, वो हमें नहीं करना है। हम छोटी प्रोसेस की तरफ जाएंगे क्योंकि एग्जाम में हमारे पास जो सिस्टम है वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क दी है और उसका ये है यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। इसके डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट बच्चों, इसके डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे के रखा गया है आई, दे के रखा गया है आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस ऑफ दिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमेट्रिक एक्सिस, डायमेट्रिक एक्सिस उन्होंने दे के रखा है आई, दे के रखा है आई, दे के रखा है आई। हमसे पूछा है MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सिस पासिंग, एक्सिस पासिंग perpendicular to plane of disk, perpendicular to plane of disk and passing through the point on its rim will be, and passing through point of rim will be, ओहो परपेंडिकुलर पूछा, और परपेंडिकुलर में भी उसने पूछा उसके रिम पर से एक्सिस जानना चाहिए, यानी कि भाई साहब यहाँ से कहीं पूछ रहा होगा ये इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बताना है जो रिम से जा रही है, प्लेन के परपेंडिकुलर और रिम से जा रही है। थ्योरम का यूज है पैरेलल और परपेंडिकुलर। ऑप्शन दिया है 4i, ऑप्शन बी दिया है बच्चों इसने 6i, ऑप्शन सी दिया है बच्चों 8i और ऑप्शन डी दिया इसने i। बोलो कैसे करें, कैसे करें? देख बात बता, सवाल आसान है, कोई सिर्फ आपको दो थ्योरम आना चाहिए, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। मैंने इसके वीडियो नंबर 2 में आपको बताई है, आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मान ले कि ये x है और ये y है, x के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये भी i, ये दोनों सेम प्लेन में है ना, तो इसका जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा जो इसके सेंटर से कहीं जा रहा होगा उसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो क्या वो आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई होगा? क्या बच्चों वो आई जेड इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आई होगा? अरे हाँ कि आया कि नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों? कभी पढ़ भी लिया करो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, डायमेट्रिक एक्सिस के अबाउट दिया था आई, इधर दिया था आई, इसके अबाउट मैंने z के अबाउट निकाल दिया सर 2i, सर आंसर तो 2i दिया नहीं। अरे रुक जरा, उसने z के अबाउट पूछा ही नहीं है, उसे रिम से जो पास हो रही है उससे पूछा, यानी कि अब तुझे पैरेलल लगाना पड़ेगा भाई साहब। अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास का z इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है यहाँ से, प्लस मास ऑफ द रिंग इनटू a स्क्वायर, वेयर a is the distance between the two parallel axes, a is the distance between the two parallel axes। आई जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? हाँ हमने रख दी 2i, इसकी वैल्यू ओहो सर एम ए का स्क्वायर है, कैसे निकालो सर एम ए का स्क्वायर? एम ए कैसा पता? एम ए का स्क्वायर है तो काम कर इसको बेटा तू एम आर का स्क्वायर तो लिख ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2i है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ना अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। बोल, पर यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस आता है 1/2 mr स्क्वायर, हाँ कि नहीं? तो
तो ये जो 2i है, इसको मैं i z ही लिखता, ये जो i z है बेटा, ये जो i z है, क्या ये इसके बराबर है? अरे उसकी एक्सिस का अबाउट कितना है? 1/2 mr स्क्वायर होता है ना, मास m है, रेडियस r है, तो i z 1/2 mr स्क्वायर होना चाहिए। पर i z किसके बराबर आया? 2i के बराबर आया, तो ये हो गया 1/2 mr स्क्वायर। यहाँ से जरा mr स्क्वायर को निकाल दे, दैट विल बी इक्वल टू 4i। ओहो, दैट विल बी इक्वल टू 4i, सबकी वैल्यू रख, i z की वैल्यू 2i, mr स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 4i, आंसर विल बी 6i। है क्या? हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर। तो इस तरीके से आपको रोटेशनल के क्वेश्चंस को करना होगा। फिर भी एक बार सारे चीज़ों को ध्यान से कर ले, आसान टाइप का क्वेश्चन आता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें से आएगा नहीं। नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप का चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है ग्रेविटेशन। ओके, चलिए तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।